हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे के सारे होनहार हमारे? गुड गुड वाली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, जल्दी जल्दी आ जाओ जी फटाफट। हाँ जी, हमारे सारे के सारे होनहार कहाँ हैं? सुबह सुबह आलस के शिकार हो रहे हैं। कहाँ गए भाई, कहाँ गए सारे के सारे हमारे हमारे सारे के सारे एकदम बढ़िया वाले होनहार? आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, शाबाश। जल्दी जल्दी बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आ गए बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, चलो चलो चलो, शाबाश। आओ जी आओ, फटाफट से हम करेंगे आपके साथ आज की क्लास की शुरुआत। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अच्छा, होमवर्क के डाउट्स लेते हैं, अभी लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं सारे के सारे होमवर्क के डाउट्स। जय जितेंद्र जी, आ जाओ फटाफट से बेटा। वो कह रहे पहले होमवर्क के डाउट्स ले लो, आज मैं करके आया हूं, वैसे मैंने नहीं करा। हाँ, आज तो मैं करके आया हूं भाई, आज पहले होमवर्क के डाउट्स लो, गुड मॉर्निंग आप सबको बाद में करना है, ऐसे थोड़ी होता है ना। अरे भाई भाई, कैसे कैसी बातें हैं नालायक। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। आ रहे हैं धीरे धीरे, सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं, लटक लटक के मर मर के। चलो चलते हैं क्लास में, चलो। ये फिर आ गए सुबह सुबह हमारा सर खाने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनको भी झेल ही लेंगे हम, है ना, इनको भी झेल ही लेंगे सर। चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा फटाफट से अब हम अपने सेशन को करते हैं आपके साथ स्टार्ट। देखो बेटा, आपको मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था क्वेश्चन 17, 18 और 19। ये तीन क्वेश्चंस बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क के नाम पर दिए थे कि भाई देखो अच्छे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये होमवर्क जलूल जलूल करके आना है ना। मैंने आपको बेटा यही सोच के दिया था कि हमारे बच्चे ये होमवर्क जलूल जलूल करके आएंगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे, मेरे को लग रहा है, ये होमवर्क जलूल जलूल करके आए भी हैं। तो ये तो बेटा हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे होमवर्क जलूल जलूल करके आए हैं, है ना। तो भाई अब जो बच्चे होमवर्क जलूल जलूल करके आए हैं तो उनके डाउट्स भी लेने पड़ेंगे। तो आइए अब हम आपके डाउट्स की यहां पर बात करते हैं। तो बेटा 17, 18, 19 तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो चलिए जी, पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल था नहीं। आपको बोलता है एक्सपेक्टेड लेवल बेटा 9000 यूनिट्स का बनना है। रॉ मटेरियल ऑन एवरेज फॉर 2 मंथ रहेगा, WIP 50% कंप्लीट और हाफ मंथ का रहेगा। फिनिश गुड्स ऑन एन एवरेज 1 मंथ, क्रेडिट 1 मंथ, 2 मंथ्स, अ मिनिमम इतना। कैश सेल्स 75% लेस देन क्रेडिट सेल्स। ओहो, इस पॉइंट में तुम अटक गए होगे। हाँ बेटा, इस पॉइंट में आप अटक गए होगे, ठीक है, ये पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी सेफ्टी मार्जिन बता दिया, प्रोडक्शन पैटर्न बता दिया, कॉस्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, तो ये बातें तो ठीक है। और वर्किंग कैपिटल निकालना है, मतलब आपको टोटल निकालना था, ठीक है। तो पहले तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बेटा अपनी कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास 9000 यूनिट्स है, तो भाई मैं 9000 यूनिट्स के हिसाब से बेटा अपनी कॉस्टिंग कर लूंगा। तो अगर मैं 9000 यूनिट्स के हिसाब से करूंगा तो बेटा पहले वाला मेरे पास रॉ मटेरियल का अमाउंट आ जाएगा 7,20,000। फिर बेटा मेरा लेबर का अमाउंट आ जाएगा 1,80,000, और हमारे पास ओवरहेड्स बेटा आ जाएंगे 7,20,000। सर क्या पूरे 720 लेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा, आपको बोला थोड़ी था कि कैश कॉस्ट निकालना है, आपको तो टोटल बोला था, तो हम टोटल निकालेंगे। अब मैं इन सबका टोटल कर दूंगा तो मेरे पास बेटा कॉस्ट आ जाती है 16,20,000। दिस बिकम्स माई टोटल कॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। चलो, एक पॉइंट था मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, मैंने आपको गलती से दे दिया, ये पॉइंट मुझे सिखाना होता है, बट चलो कोई बात नहीं, अब आए जब आए तब सीख लेते हैं। तो मैं अब पहले क्वेश्चन नंबर 17 का ये वाला पॉइंट आपको समझा देता हूं कि डेटर्स का क्या फंडा है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके एक और टॉपिक आता है हमारा कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में भी बेटा यही वाला पॉइंट आता है सेम, ठीक है। तो ये पॉइंट ना कई जगह आ सकता है जो यहां पर गिवन है। चलिए मैं अब आपको ये पॉइंट पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा क्या कहता है, कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स। क्या बोलता है बेटा, कैश सेल्स 75% कम होंगी क्रेडिट सेल्स से।
प्लीज ध्यान से पढ़ना, कैश सेल्स 75% कम होंगी क्रेडिट सेल्स से। तो मैंने कहा ठीक है सर, यानी कि दोस्तों मैं कहता हूं लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू वाई। तो या मैं इसको ऐसे बोल देता हूं बेटा, डायरेक्टली समझा देता हूं। तो बेटा क्या मैं ये बोल दूं मेरा कैश सेल्स विल बी इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। पहले ये बात बताओ समझ में आती है? पहले बताओ बेटा ये बात आपको समझ में आती है कि हमारी कैश सेल्स 75% लेस है। बेटा ये हमारी सेल्स कम है देन द क्रेडिट सेल्स। तो यानी कि बेटा कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% होगा। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का बेटा 25% हो गया। ठीक है सर, अब मुझे बताइए, हमें पता है बेटा कैश और क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिलाकर आपकी दोस्तों टोटल सेल्स आती है। दोनों मिलाकर आपकी टोटल सेल्स आती है। हम कह रहे हैं कैश जो है वो होगा 25% ऑफ क्रेडिट के। कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट, तो वी कैन से इट इज 0.25 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो ये बन गया दोस्तों 0.25 ऑफ क्रेडिट प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। दिस बिकम्स 1.25 ऑफ क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो बच्चा क्रेडिट सेल्स कितना हो गया? इट इज टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 1.25। दिस बिकम्स द वैल्यू। सो आपके पास बच्चा क्रेडिट कितना हो जाएगा इन दिस सिचुएशन? So in this situation, it will be total sales into, we can write it as 100 by 125. So credit sales will become 80% of total sales. तो आपके पास पहले तो उस लाइन का बेटा ये मतलब निकला, जो क्वेश्चन में लाइन गिवन है बेटा उसका मतलब ये है कि हमारी क्रेडिट सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 80% होंगी। तो अगर मैं डेटर्स की कैलकुलेशन करूं तो मेरे डेटर्स बेटा कितने हैं? 2 मंथ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स है। तो भाई मैं अगर यहां से आपके साथ निकालूं हमारे डेटर्स, तो बेटा डेटर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाली 16,20,000। तो भाई अपन कहेंगे 16,20,000 तो टोटल है, बट मुझे तो इसका 80% चाहिए और ये है पूरे साल का, मुझे 2 महीने का चाहिए। सो दिस विल बिकम योर डेटर्स। तो अगर मैं यहां से आपके लिए बेटा कैलकुलेशन करूं, ये आता है 2,16,000 रुपए। तो ये आपका बच्चा डेटर्स का नंबर आ गया। दिस विल बिकम द नंबर अमाउंट ऑफ डेटर्स। अब आपके सामने बेटा ये रहा, अब आपको समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है ना कैश क्रेडिट वाला, ये बेटा बहुत जगह आ सकता है। ये देखिए डेटर्स, अरे इन्होंने किस पर ले लिया? 160 पर ले लिए, क्या करा इन्होंने? अच्छा कैश वाला लिया है, मैंने इंक्लूडिंग दिया है बेटा, इसमें इन्होंने कैश वाला लिया है, ठीक है। तो हमने बेटा टोटल बेसिस पर निकाला है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन में मैंने विदाउट डेप्रिसिएशन निकाला है। ये देखो बेटा नीचे लिखा भी है, डेटर्स हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन बेसिस Alternatively, they can be calculated on sales basis as well, मतलब टोटल बेसिस एज वेल। तो आप टोटल के बेस पर भी कर सकते हो या कैश कॉस्ट के बेस पर भी कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको कैश अपना टोटल वाला निकाला क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोला था, तो हम टोटल वाला करेंगे। आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 अब आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो करने को इसके कई सारे तरीके हैं। आई गिव यू द इजीएस्ट वे, जिससे आपका इंटरप्रिटेशन और सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाए, ठीक है। आई गिव यू द इजीएस्ट वे। करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है बेटा। भाई साहब पठान जी लिखवाया था और बताया भी था बेटा, हमें टोटल बेसिस करना होता है, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा आपको रोहित बता दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली आप दूसरा कर सकते हो और आपको दूसरा ही करना है, ठीक है बेटा। चलिए पहले यहां तक की बेटा अब सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई। सो आपका क्वेश्चन नंबर 17 बेटा कंप्लीट होता है। हाँ भाई आपको, अरे भाई क्या कर रहे हो, बता तो दिया बेटा। अंग्रेजी में यहां लिखा हुआ है कि आप ऑल्टरनेटिवली आंसर दे सकते हो,
लिखा तो हुआ है बेटा, तो आप कर लो, खत्म कहानी, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो फालतू की। चलिए 17th बेटा क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्या इसका WIP वाला पॉइंट समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 18, वैसे तो क्वेश्चन आसान है बट इसका मेन था WIP वाला पॉइंट कि भाई बबलू भैया हमारे कैसे होंगे, हाउ द बबलू भैया हैज टू बी ट्रीट अप। क्योंकि इस बार एग्जामिनर ने बबलू भैया में मजे ले लिए, इस बार एग्जामिनर ने बेटा बबलू भैया में मजे ले लिए कि भाई बबलू भैया कैसे निकलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, है ना। तो चलिए मैं इसका पहले बेटा जनरल पॉइंट्स बता देता हूं। तो जनरल पॉइंट्स तो बेटा ये है, ये 3 रॉ मटेरियल है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड्स है ये, और उसके बाद डेप्रिसिएशन अलग से, सेलिंग ओवरहेड्स। अब आपको बोला था भैया ये क्या कर रहे हैं, कौन से बेसिस पर निकालने, लिखा था कुछ, कौन सा, कैलकुलेट रिक्वायर्ड कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो आपको बेटा लेना भी कैश कॉस्ट बेसिस पर है, हमने कहा ठीक है। द बजटेड लेवल 1,50,000 है, कंपनी इंक्रीज द एस्टिमेटेड 10% कंटिजेंसीज डा, ठीक है, हमने कहा ओके। चलिए देखिए इसके अंदर मेन था बेटा बी पॉइंट, आपको बोलता है सबसे पहले आराम आराम से इस लाइन को पढ़ेंगे बेटा, प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ मंथ, मतलब WIP तो हाफ मंथ का लगता है, इसका मतलब 0.5/12 हो गया, ये बात तो समझ में आती है ना। ओके आगे क्या बोलता है, प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ X and Y इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। भाई जब आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होता है X और Y तो पूरा लग जाती है, यानी कि X और Y का DOC बेटा 100% हो गया, X और Y शुरुआत में लग जाते हैं, इसका मतलब इन दोनों का DOC तो 100% हो गया। Z is required only to the extent of half unit in the beginning, तो 50% Z मतलब Z का आधा कर दो, उसका 50 मतलब जो भी नंबर आएगा बेटा वो शुरुआत में लग जाता है। तो अब एग्जामिनर ने बेसिकली क्या करे बेटा, एग्जामिनर ने इस Z के बेटा 2 बाइफरकेशन कर दिए। एग्जामिनर ने कहा इसका 50% या हाफ और बैलेंस हाफ, ये आपका बिगिनिंग में लग जाता है, इसका मतलब इतने वाले हिस्से का DOC बेटा 100% हो गया, इतने वाले हिस्से का DOC 100% हो गया। फिर उसके बाद बोलता है रिमेनिंग हाफ नीडेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और बाकी बेटा बराबर बराबर लगता रहेगा। तो इसका मतलब इस वाले का DOC आपका बेटा कितना हो गया, इसका बोल रहे सर 50% लेना, क्योंकि एवरेज हो जाएगा, स्टार्टिंग में ज्यादा होगा लास्ट में 0 हो जाएगा, तो एवरेज होके 50% हो जाएगा। तो अब नया पॉइंट ये आया, एक ही मटेरियल में 2 DOC घुसा दिए, दैट इज द ओनली न्यू पॉइंट। एक ही मटेरियल में बेटा 2 DOC लगवा रहा है, तो दैट वाज द ओनली पॉइंट। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। तो इसमें बेटा बस यही था, क्वेश्चन नंबर 18 में मेन पॉइंट तो यही था, बाकी तो सिंपल थे। तो अगर मैं यहां पर बेटा अपने ओवरहेड्स की बात, WIP की बात करूं तो ये रहा, X पूरा लग गया, Y का DOC पूरा, Z बेटा 50%, यहां मैंने DOC लिखा नहीं है क्योंकि DOC बेटा 100% होता है तो लिखा नहीं है, आप चाहो तो DOC लिख सकते हो। तो ये रॉ मटेरियल आ गया सबसे पहले। फिर Z जो बचा आधा, तो 9 लाख था उसका 50%, ये उसका DOC और ये उसका WIP का पीरियड, तो बैलेंस आधा यहां लग गया, लेबर बेटा आधा लगा, ओवरहेड्स बेटा आधे लगे। ये देखो इनका DOC ये रहा दोनों का, तो ये सबके बेटा DOC आ गए और ये WIP का स्टॉक आ गया। तो बेसिकली यहां पर Z को 2 पार्ट्स में बांटा, जैसे मैंने आपको बताया 50%। अब इन तीनों का DOC टेक्निकली क्या है, इन तीनों का DOC 100% है। इसका DOC यहां पर आ गया, इसका DOC ये रहा और इसका ये रहा। जो ओवर द पीरियड होते हैं बेटा उन सबके DOC आपको दे दिए, तो तीनों का DOC ये रहा 50-50%। अब आधा मटेरियल लग चुका है तो बाकी आधा बेटा ये रहा, तो बाकी आधे का 50% और 50 और 50। आई होप दोस्तों अब आपको क्वेश्चन नंबर ये भी क्लियर होगा। इसमें अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अरे बेटा जो चल रहा है पहले उसको तो देख लो, इनको पहले 19 चाहिए। अरे भाई कैसे कैसे बालक हैं ये हमारे। पहले बेटा 18th में कोई और डाउट है प्लीज आप बता दीजिए, एनी अदर डाउट 18th में। इसके अलावा मेन पॉइंट बेटा इसमें DOC का था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मटेरियल Z का।
इसके अलावा और कोई डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिए। बेटा रॉ मटेरियल का अलग अलग पीरियड है, 2 महीने का, 1 महीने का, आधे महीने का उधार है, तो इसमें तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रहा बेटा, ये पूरे साल का 2 महीने का उधार, पूरे साल का 1 महीने का, पूरे साल का आधे महीने का, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है ना। चलो यहां तक की बात बेटा मेरे हिसाब से अब क्लियर होगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। कह रहे डी पॉइंट बता दो। बेटा फिनिश गुड्स 1 महीने का, तो फिनिश गुड्स बेटा 1 महीने का, इसमें क्या बताऊं भाई, इसमें क्या बताऊं 1 महीने का, ये तो सिंपल है बेटा। तो जो भी आपका सीओपी सीओजीएस आया है उसको 1 महीने का कर दो। 25% सेल ऑन कैश रिमेनिंग ऑन क्रेडिट अलाउड बाय डेटर्स, ये पॉइंट बेटा क्लास में करवाया था। जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 75% करना, क्योंकि 25% तो बेटा कैश में है, 25% बेटा कैश में है, तो बाकी का कितना करोगे 75%, और उसका 2 महीने का ले लोगे, आपको क्रेडिट वाला चाहिए होता है। ठीक है जी, हाँ जी। पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। भाई साहब 20 रुपए डेप्रिसिएशन के हटाए हैं। यश जी आप लेट हो, मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बता दी है बेटा, आप इंक्लूड करके लो, मैंने आपको यही बताया है ना। बेटा पर यूनिट कैसे करोगे, आप टोटल के बेस पर ही तो सारा काम करते हो मेरे दोस्त, पर यूनिट थोड़ी करते हो बेटा, सब कुछ तो टोटल के बेस पर करते हो, क्यों पर यूनिट करोगे, है ना। आगे क्या है सर, उसमें हाफ क्या 50% लिया है मटेरियल जेड में। हाँ तो बेटा सही तो है, वही तो करना था, वही तो आपको एक्सप्लेन कराना। आधा स्टार्टिंग में लग गया, बाकी का आधा कब लग रहा है, आधा स्टार्टिंग में लग रहा है, तो इसका डीओसी 100 है, बाकी का आधा ड्यूरिंग द पीरियड लग रहा है। जो ड्यूरिंग द पीरियड होता है बेटा वो कितना हो गया, 50% भी एवरेज पर आता है ना। चलो आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई है यहां तक की, बोलो जी। बेटा इसमें तो लेना ही कैश कॉस्ट था, एग्जामिनर ने क्लियरली बोल दिया है, तो आपको डेप्रिसिएशन तो बेटा वैसे भी नहीं लेना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो आगे बेटा, डेटर्स तो फुल कॉस्ट लेंगे, तो फिर उसमें भी डेप्रिसिएशन हटाकर क्यों लिया, बेटा आपको आंसर दे दिया आरजे जी, ठीक है। आगे बेटा 8-19 पे पहुंच गया, मैं अभी 18 पर ही हूं, है ना। 18 का कोई डाउट नहीं है। चलो हाँ जी बेटा, ये डेटर, ये उसका, हाँ बेटा क्या हो गया इसमें फिर, हाँ तो फर्स्ट पॉइंट क्रेडिट वाले तो क्या हो गया, ये तो अलग अलग उधार आ रहा है। हाँ क्या दिक्कत क्या है फिर, बाकियों का बता दिया बेटा। एक्स 2 महीने के लिए रखते हैं, अदर मटेरियल 1 महीने का। स्टॉक की बात कर रहे तो इसका 2 है, इसका 1 है, खत्म कहानी। तो जितना अमाउंट है बेटा उसका 2 और 1 का कर लो, है ना। चलो आई होप पहले अब यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए बेटा, यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए बेटा। आंचल ये बात मैंने कल भी बताई थी कि आपका जो 25% वाला पार्ट है बेटा वो कैश में बाकी चीजों के साथ एडजस्ट होता है, वो बेटा बाकी सबके साथ एडजस्ट होता है, तो अलग से कुछ नहीं आता, ठीक है बेटा। बेटा इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब होता है कि भाई सब कुछ सेम रहेगा। भाई चैतन्य सो जाते हो क्या बीच में बेटा, मैं 18th खत्म कर चुका हूं, ये अभी 17th के डाउट पूछ रहे हैं मुझसे, फिर कैसी कैसी बातें कर लेते बच्चे। चलिए बेटा 19th में बताइए क्या डाउट है बेटा 19th में। बेटा क्या कह रहा है आदर्श बेटा, रॉ मटेरियल में भी सेम पीरियड लिया है, तो बेटा सेम है तो सेम ही रहेगा ना भाई। 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना, भाई लिखा है तो सेम रहेगा ना भाई, कैसे नहीं क्या कर रहा है बेटा आदर्श भाई, लिखा तो हुआ है एक्स 2 महीने स्टोर करना, अदर मटेरियल 1 महीना। क्या हो गया बेटा, 2 महीने स्टोर करा, 1 महीना 1 महीना, ठीक तो है, क्या दिक्कत क्या है इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो कह रहा है ये दोनों सेम कैसे हो गए, अरे भाई हो गए तो हो गए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या हो गया, पढ़ तो ले भाई, ऐसे मत कर, पढ़ तो ले बेटा। WIP 50% करा है बेटा, क्या WIP 50% करा है हमने भाई, ये तो हमने वर्किंग नोट से निकाला है 18 में यही। अरे भाई गणेश बेटा क्या कर रहे हो बेटा, सुबह सुबह जागो मोहन प्यारे जागो भाई, ये यही तो आपको अभी इतनी देर से समझा रहा था भाई, ये कैसे हुआ सारा का सारा, यही तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था भाई, कहाँ खोए हुए हो। ये मेरे को लग रहा है पीछे चल रहे हैं, बीच बीच में अपने आप ही डाउट पूछ रहे हैं, भगवान जाने इनके क्या इशू है भाई। अभी तो सारा समझाया भाई, क्या कर क्या रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये भाई। पहले 18th में, आप लास्ट बार बोल रहा हूं, 18th में जो डाउट है पूछ लो, उसके बाद मैं 19 पे चलूंगा। 18th में आपके जो डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू 19। लास्ट कॉल 18th के ऊपर, फिर मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ जी बेटा प्लीज, लास्ट बार बोल रहा हूं, 18th में कोई डाउट है प्लीज आप पूछ लीजिए, लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन नंबर 18th।
मैं उसके बाद 18th के डाउट नहीं लूंगा बेटा। आप सब ना कॉम्प्लिकेट कर जा रहे हो, जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। कुछ बच्चे पता नहीं लेट आए या क्या आए या बीच बीच में पता नहीं क्या डाउट ही पूछे जा रहे हैं अजीब अजीब से, को कभी 17, कभी 18, कभी कुछ कभी कुछ। मैं बोल रहा हूं 18 का डाउट बता दो, ये फिर लग गए 19 में मेरा डाउट है। बेटा मैं पढ़ ही नहीं रहा, आप लिखते रहो, फिर मैं जब दोबारा बोलूंगा फिर आपको दोबारा पूछना पड़ेगा। तो बेटर है बेटा पहले 18th के डाउट बता दो। 18th का कोई डाउट, लास्ट कॉल फॉर 18th। चलिए मैटर क्लोज। अब बेटा मैटर क्लोज 18th का। 18 में किसी का कोई डाउट नहीं आया है मेरे पास, तो आई एम क्लोजिंग दिस क्वेश्चन नंबर 18th नाउ। अब मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाला, ठीक है बेटा। कौन सा 50% बचा भाई? जब तेरा इस्तेमाल ही 50 हो रहा है तो 50 तो WIP में आएगा, वो तो बनता रहेगा ना हर बार। WIP का मतलब क्या है? वो तो बनता रहेगा हर बार, तो वो बनता ही तो रहेगा ना। आपको तो सिर्फ 50 वाला लेना है, काम खत्म, काम खत्म बेटा। क्या बोल रहे? 90,000 का लेना है, 9 लाख का लेना है, क्या करना है इसको? धीरज को क्या कहता है ये बेटा? कहां कर रहे भाई? 9 लाख का 50%, 9 लाख का 50%, ये 3 रुपए वाला हो गया। ये 50% बेटा 3 रुपए वाला हो गया, ये बाकी का 3 रुपए वाला आ गया। तो भाई टोटल मटेरियल का ही तो 50% लेगा ना भाई मेरे। कैसे क्या कर रहे हो बेटा तुम? 6 रुपए यूनिट है, 3 रुपए यानी कि आधा आपका बिगिनिंग में लगता है। तो 3 रुपए के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 4.5 लाख आएगा। यही 4.5 लाख बिगिनिंग में लगा, इसका DOC 100% हो गया। उसके अलावा आधे महीने का लगा, बाकी का 4.5 लाख ड्यूरिंग द पीरियड लगा, उसका DOC 50% और आधे महीने का हो गया। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। हे प्रभु, ये भैया बच्चे ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने हाथ से कुछ कैलकुलेशन नहीं करे हैं, ये सिर्फ सॉल्यूशन चेक वेक कर रहे थे और उतने में इनका काम हो चुका है। और ये अभी तक वो 9 लाख 4.5 लाख यही घूम रहे हैं कि नंबर्स कैसे आए। भैया कैसे कैसे चलेगा इन बच्चों का, क्या होगा जीवन में। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं अब ये डाउट बेटा क्लियर हो चुका होगा। अब 18th में आई एम नॉट टेकिंग एनी फर्दर थिंग। थैंक यू, मैंने ले लिए बेटा सबके डाउट्स। चलते हैं बेटा 19th पर। 19th क्वेश्चन में जो डाउट है अब आप पूछ लीजिए। हाँ जी पूछिए बेटा अब 19th। हाँ जी बेटा 19th पूछ लीजिए अब। हे प्रभु कैसे कैसे बालक हैं ये, है ना। जल्दी बताइए बेटा 19th बताइए बेटा 19th। अब आप देखिए आपको क्या बोला है, WIP कंप्लीशन 50%। बेटा यही तो आपको मैंने पहले बात बताई थी कि यहां पर बोला कंप्लीशन 50%। इसका मतलब दोस्तों सबका 50% है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड्स हो। भाई जब यहां पर बता दिया कि कंप्लीशन 50% है, ऐसा पॉइंट मैंने आपको क्लास में भी करवाया था कि जब आपको 50% बताए तो सारे 50% होंगे। पहले तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई है ना, पहले तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या है बेटा, और क्या बोल रहे हैं? 19th वाले लाइन में लग जाए। अच्छा लाइन में लग जाए, अच्छा चलो। इसका मतलब हाँ जी बेटा तीनों में 50% आएगा। बेटा यही तो बताया था मयंक बेटा, बाकियों के डाउट है भाई, सबके डाउट्स हम साथ साथ हैं। मैं आपके लिए अलग से नहीं ले रहा क्लास बेटा, हम सबके साथ चलेंगे। हाँ जी और बताइए, बस दैट्स ऑल, यही डाउट था बेटा 19 में। हाँ जी बेटा बिल्कुल, डेटर्स टोटल कॉस्ट पर ही आते हैं। हाँ जी बेटा कृष्णा जी गुड मॉर्निंग बेटा, इतने क्वेश्चन कर लिए उसके बाद भी ये डाउट आने लायक। चलो बेटा यहां पर ना आपको डेटा दे दिया ना, 4 वीक इज इक्विवेलेंट टू अ मंथ एंड 52 वीक्स इन अ ईयर। तो आप वीक्स में भी ले लो, यहां पर गिवन है आपको, यहां पर वीक्स के लिए बोल दिया तो वीक्स ले लो, या आप उसको मंथ में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं है। यहां पर आप वीक्स ले लो, मंथ्स ले लो, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कोई इशू नहीं है, चलेगा वो, है ना। चलेगा बेटा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना।
गणेश बेटा सॉरी, प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जितने डाउट लिए ना पिछले 15 आधे घंटे में, आप एक बार उनको दोबारा देखिए, ध्यान से सुनिए बेटा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप जो बातें पूछ रहे हो वो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, अच्छा वो कह रहे हैं डेटर्स का बता दो बेटा। यहां पर बोला था 1/4 ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, 1/4 ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। 1/4 अगर कैश पर है तो बेटा 3/4 इसका मतलब किस पर हो गया बेटा, 3/4 इसका मतलब आपका हो गया बेटा क्रेडिट पर। तो हमें तो क्रेडिट वाला लेना है, तो हम टोटल कॉस्ट का बेटा 3/4 लेंगे और जो भी हमारा उधार वाला टाइम है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, हाँ जी क्लियर है बेटा। चलो और क्या डाउट है, एग्जाम में मार्क्स नहीं कट होगा ना, क्वेश्चन में वीक्स स्पेसिफाई किया है, मंथ में करा है, क्या बोल रहे हो बेटा, मेरे को नहीं समझ में आया, एक मिनट रुक जाओ पहले मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा बेटा आपको यहां पर क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है 4 वीक्स में भी टेकन है इक्विवेलेंट टू अ मंथ, तो आपको एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि भाई आपको वीक्स के हिसाब से चलना है, तो आपको बेटा सारा क्वेश्चन वीक में करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको खुद बोल रहा है बेटा वीक्स के हिसाब से चलना है। तो क्योंकि उसने कन्वर्जन दे दिया, 4 वीक 1 मंथ है, 52 वीक्स इन अ ईयर है, तो अगर आप एक साल में देखोगे तो एक्चुअली में तो 13 वीक्स हो गए, तो आंसर्स गलत आएंगे। तो इसलिए क्योंकि यहां बेटा वीक्स में डेटा दिया है तो आपको भी वीक्स में काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए आई होप पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई। अब 19th भी सबको क्लियर होना चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए बेटा। बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, रईस इतनी जल्दी जाग गया तू भाई, आपको क्या ही बोलूं बेटा मैं आप बच्चों को ना, बेटा आपको अंग्रेजी में लिखवाया था कि भाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कुछ और ना बोला जाए तब वो 100% और 50% मानना है। यहां पर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया 50% है, तो भाई यही लेकर चलोगे। मतलब पता क्या है, आप ना सुनना नहीं चाह रहे हो, आप ना सुनना नहीं चाह रहे हो। मैं ये सारे पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट स्टिल आप कहते हो नहीं भाई, जब मेरे को सुनना है तब ये बंदा दोबारा बोलेगा, वरना मैं नहीं सुनूंगा, बोलता रहे ये जो मर्जी, मैं तो नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। जब ये बंदा मैं चाहूंगा तब बोलेगा दोबारा से, मैं तो तभी सुनूंगा। और फिर अगर इन बच्चों के डाउट्स ना लिए जाएं तो ये क्या करेंगे, हाँ सर तो डाउट्स ही नहीं लेते, आधा घंटा पौना घंटा मैं सिर्फ डाउट्स में इन्वेस्ट करता हूं आपके, उसके बाद भी ये जवाब आता है कईयों का, मैं तो नहीं खेल रहा सर, तो मेरे डाउट्स ही नहीं ले रहे, मेरी बात ही नहीं मानते, मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात ही नहीं सुनते। बेटा इनका टेप रिकॉर्डर बचता रहता है, इनका टेप रिकॉर्डर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बचता रहेगा। भाई ये बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में सुनना ही नहीं चाहते हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू लिसन इवन मैं बोल क्या रहा हूं। पता है वो पिछले वाले क्वेश्चन में और उससे पिछले वाले में एक ही डाउट को कम से कम 5-5 बार 6-6 बार रिपीट करा है, उसके बाद भी होता है नहीं सर मेरे को तो दोबारा बताओ, मैं क्यों, मेरे को तो दोबारा बताओ। भाई ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता। मैं आपको इतनी बार समझा चुका हूं, जीवन में आपके लिए ही ये मुसीबत है, आपके लिए मुसीबत है बेटा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो 2 क्लास फालतू लग जाएंगी, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, मेरे को तो कोर्स खत्म करना है, बट आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अब देख लो बेटा आगे आपके लिए है बेटा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं बेटा आपके साथ नेक्स्ट लेवल पर, आ जाओ बेटा। हाँ प्रभु बचा लेना इन बच्चों से। ओए होए 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 होए, कहाँ गए हम, कहाँ पढ़ते, मेरे को तो ये भी याद नहीं आ रहा, कहाँ तक चल रहा था, 7th हमने करा था, ठीक है ओके डन। दोस्तों अब ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा बेटा, चलिए आते हैं बेटा आगे थोड़ा सा, है ना। आइए बेटा, बेटा डाउट सेक्शन वैसे भी अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारी टीम के पर्सन है ना जो डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं वो चले गए हैं, तो अभी जब तक कोई नया पर्सन आएगा तब तक वो डाउट सेक्शन अभी काम भी नहीं कर रहा, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके डाउट्स देखकर वहां पर जवाब दूं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी प्रायोरिटी चल रही है।
इस वजह से भी आपके वहां पर कोई भी डाउट भी सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। चलो खैर हो जाएंगे, वो आ जाएगा जल्दी कोई ना कोई, है ना। चलो चलो आगे बेटा 50,000 यूनिट्स का क्या होगा बेटा, जो होगा देख लेना रोहित। अरे भाई नंबर ऑफ यूनिट्स है भाई, सबसे मल्टीप्लाई कर दे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, क्या ही बताऊं जीवन में इस बात को। चलो आ जाओ, अब मैं चलता हूं बेटा अपने अगले पॉइंट पर। बेटा ये डाउट पूछ के ना तू मेरे को बता रहा है कि मैंने देखो सर कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है, आप अपने आप बता दो बस। मैंने कोई होमवर्क नहीं करा आज तक, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, आपने जितना पढ़ा है सब डब्बे में है, तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया आपने क्या पढ़ा है, तो आप बस बता दो 52,000 का क्या है। वही पूछ रहा हूँ रैंडमली, मतलब कुछ ऐसे खाली बैठा था सब पूछ रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेता हूँ, है ना। चलो आ जाओ बेटा, यहां से मेरे को डाउट का लेवल देख के मुझे समझ में आ गया। चलिए बेटा अब हम यहां पर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करेंगे बेटा प्लीज। पहले मैं आपके साथ बेटा एक क्वेश्चन का पॉइंट लूंगा जो मैंने कल पढ़ाया था, और कल लास्ट में इस पॉइंट को मैंने कहा था आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज हम बेटा वो पीटीआर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो ये बच्चे ना मजबूर करते हैं कि इनके बारे में कुछ टिप्पणी करी जाए, कि भाई ये मतलब पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं करेंगे, बट ये मजबूर कर देते कई बार ना कि भाई टिप्पणी कर दो हमारे लिए, वरना ना हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब दिल से ना अच्छा नहीं लग रहा, आज ना थोड़ी नींद आ रही है तो आप ना थोड़ी टिप्पणी कर दो, मजा आ जाएगा थोड़ी सी ना, है ना। तो वो वाला थोड़ा सा कई बार होता है ना, बस दैट इज द थिंग। चलो आ जाओ बेटा फटाफट से, है ना। चलो आ जाओ बेटा आ जाओ, है ना। हाँ चलो आ जाओ बेटा फटाफट से। अब मैं आपके साथ ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट समझा रहा हूं, प्लीज अब कॉन्सेंट्रेट करना, प्लीज अब बेटा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, जो मैं आपको समझाने वाला हूं प्लीज अब थोड़ा यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं प्लीज, ठीक है। अब फोकस बेटा वापस से। आपके पास बेटा क्वेश्चन है, कंपनी कीप्स दिस, बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट। क्वेश्चन ने कहा था मेरे को 2.5 लाख रुपए की अवेलेबिलिटी चाहिए, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड होगा ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000। प्लीज आगे की पॉइंट पढ़ना, नॉट येट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब अभी इसमें से हमने कुछ यूटिलाइज नहीं करा, इसमें से हमने कुछ भी यूटिलाइज नहीं करा। क्या पहले बेटा बात समझ आई? हमने इसमें से कुछ भी यूटिलाइज नहीं करा। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले मैं केस नंबर 1 करवा रहा हूं, फिर मैं केस नंबर 2 भी बताऊंगा। देखो दोस्तों, एग्जामिनर हमें सीधी सी बात कह रहा है कि सर आपको ना अवेलेबिलिटी चाहिए 2.50 लाख की। मैंने कहा राइट। कहता है सर इसके ना 2 हिस्से कर देना। मैंने कहा क्या? कहता है सर एक तो इसमें मेरे पास बैंक से ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ जी हाँ, ओवरड्राफ्ट लिमिट अवेलेबल है। मैंने कहा कितनी लिमिट अवेलेबल है? तो बैंकर कह रहे हैं भाई साहब 75,000 का लोन है जो आप मुझसे कभी भी ले लेना। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या इसमें से हमने कोई पैसा यूटिलाइज करा है अभी तक? क्या इसमें से हमने कोई लोन लिया है? तो आंसर इज नो। एग्जामिनर कह रहा है अभी कोई लोन नहीं लिया। हमारे पास बैंकर कह रहे 75,000 की लिमिट है, बट आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया। बेटा ये लोन जो होगा जो हमारा एक्चुअल यूटिलाइज्ड है, बेटा ये हमारी एक्चुअली में करंट लायबिलिटी होगा। ये हमारी क्या बनेगी बेटा? करंट लायबिलिटी, जो यूज होगा। भाई लोन अवेलेबल है, मेरे को भी बैंक कह रहा है आओ सुनील सर आपको लोन दे देते, मैंने लिया ही नहीं, मैंने नहीं लिया अभी लोन, तो बताओ क्या वो मेरी करंट लायबिलिटी होगी? नहीं। जब मैं एक्चुअली में ट्रांजैक्शन करूंगा तभी तो वो मेरी लायबिलिटी बनेगी। तो अभी हमने कोई लोन नहीं लिया, इसका मतलब वो निल है। तो बताइए मेरे पास ओवरड्राफ्ट में से कितना पैसा अवेलेबल है? तो हमारे पास ओवरड्राफ्ट में से पूरा 75,000 बेटा अवेलेबल है। 75,000 ओवरड्राफ्ट में से आ गया, तो बैलेंस मुझे कहां से लाना पड़ेगा? फ्रॉम कैश एंड बैंक अरेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। तो हमें रखना था 2.5 लाख, जिसमें से 75,000 लोन का अवेलेबल है। तो बेटा टेक्निकली 1,75,000 रुपए, टेक्निकली बेटा आपके पास 1,75,000, ये आपका क्या बन गया बेटा?
ये आपका करंट एसेट्स बन गया। और हमने अपने लास्ट आंसर में यही करा था। करंट एसेट्स 175, लोन यूटिलाइज नहीं था तो यहां पर कुछ भी नहीं दिखाया, देयर वाज जीरो लोन। आई होप पहले बेटा अब ये केस पहले समझ में आया। नाउ दिस केस शुड बी क्लियर टू एवरीवन, केस 1। अब मैं इसमें बेटा एक और कैटेगरी लेता हूं। लेट्स से केस 2 में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं बेटा फिर से सेम सिचुएशन। अब एग्जामिनर ऐसे कहता कि मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए फिर से 2.5 लाख रुपीस की, तो ये तो बेटा बिल्कुल सेम। तो एग्जामिनर कह रहा है मुझे तो 2.5 लाख रुपए चाहिए, मैंने कहा डन। कहता है बिल्कुल सेम बात कह रहा है आपको, फिर से कह रहा है भाई 2.5 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से आपके पास सबसे पहले क्या अवेलेबल है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट अवेलेबल है। बैंक कह रहा है भाई साहब मैं ना 75,000 देने को तैयार हूं, मैंने कहा डन। मान लो एग्जामिनर कह देता ऑलरेडी अवेल्ड या ऑलरेडी यूटिलाइज, भाई ये वाला पैसा हमने यूटिलाइज कर लिया। मान लो बैंकर कह देता, आपको क्वेश्चन कह देता 25,000 ऑलरेडी यूटिलाइज, तो बेटा पहली बात ये 25,000 अब मेरी करंट लायबिलिटी में आते, ये 25,000 हमारी करंट लायबिलिटी में आते क्योंकि ये वाला पैसा हमने यूटिलाइज कर लिया। तो अब आप मुझे बताइए हमारा अमाउंट अवेलेबल कितना होगा। हमारा अमाउंट अवेलेबल होगा दोस्तों 50,000। अब हमारे पास बैंक से और लोन कितना ले सकते हैं, तो अब हम बैंक से 50,000 का लोन और ले सकते हैं। तो बताइए अब बाकी का जो पैसा है वो कहां से आएगा, बैलेंस फ्रॉम कैश एंड बैंक बेटा कितना हो जाएगा। तो सर हमें चाहिए थे कितने, 2,50,000, जिसमें से अब लोन से तो सिर्फ 50 आ सकते हैं, लोन से सिर्फ 50 आ सकते हैं, तो इसका मतलब अब हमें 2 लाख रुपए का कैश मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारे करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा। अब पहले बेटा आपको पूरी की पूरी बात बेटा यहां तक की समझ में आनी चाहिए। अब आपको बेटा यहां तक की पूरी बात बेटा समझ में आनी चाहिए कि भाई हमने ये वाला काम किस किस प्रकार से करा है, कैसे कैसे करा है, इसमें क्या क्या पॉइंट है, ये सारे के सारे मैटर अब आपको क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग दिस अवेलेबिलिटी या ये ओडी वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आप पहले इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, करिए बेटा जल्दी से इसे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ बेटा अगला पॉइंट अगला कॉन्सेप्ट आपके साथ लूंगा। देन आई विल स्टार्ट विद योर नेक्स्ट पॉइंट और कॉन्सेप्ट। तो प्लीज फटाफट फास्ट, एकदम से फास्ट। हाँ जी बेटा ये पूरे ईयर का ही होगा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर होगा। ये पूरे ईयर वाले का मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चलेगा। ठीक है, चलिए आई एम होपिंग बेटा यहां तक का सारा पार्ट डन हो गया है। बहुत बढ़िया जी, ये हमारा ये वाला पॉइंट भी बेटा निपट गया, 17 भी हो गया। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। बेटा केस 2 में सिंपल था, आपके पास 75,000 का लोन है, 25,000 ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो बचा कितना, 50,000 आप बैंक से और ले सकते हो। 2.5 लाख चाहिए था, 50,000 ले सकते हो, तो 2 लाख रुपए का कैश रखना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है जी बेटा, ये क्लोजिंग आपका ऑब्वियसली जिस डेट पर है उसी डेट के लिए लेंगे। ठीक है जी, चलो अब दोस्तों मैं ना आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताने वाला हूं। अब ये जो केस स्टडी है मैं पहले से बता रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आप रो लो, यहां पे नाच लो, कूद लो, जो मर्जी कर लो। जिसको सुनना है ध्यान से वो सुन लेना एक बार में, जिसको दिक्कत आए वो दोबारा क्लास के बाद सुन लेना, रिपीट करते रहना जब तक नहीं समझ आता। तो मेरे पास मैं इसको डाउट्स नहीं लूंगा इस पॉइंट में, और ना ही मैं इस टॉपिक के अंदर कोई भी आपको रिपीटिशन करूंगा।
रीजन बीइंग द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम टेलिंग यू इन डिटेल इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। एक तो पहली बात तो नॉलेज है, और दूसरा मेरे को मेरा लॉजिक समझाना है इसलिए। अब मैं लॉजिक बिना पूरे कॉन्सेप्ट के भी समझा सकता हूं, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वरना आगे जाके आपको कई बार दिक्कत करता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो इसीलिए बेटा मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आई विल नॉट बी टेकिंग एनी डाउट्स ऑन दिस। मैं कोई डाउट्स नहीं लूंगा, और ना ही मैं इस टॉपिक में कोई रिपीटिशन करूंगा। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से सुने और समझें। मैं आपके साथ अब एक केस स्टडी बनाने वाला हूं कि भाई इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये जो 3 आइटम होती है जो आप टैक्स में पढ़ते हो, इन सबको अकाउंट्स में कैसे डील करते हैं। मैं इनकी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आपको जसमीत सर ने बहुत डिटेल में समझा दिया है कि आपको कैसे कैसे सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। मैं यहां पर डिस्कस ये करूंगा कि इन तीनों की अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, हर जगह पर कैसे इनको यूज करा जाता है, या इनकी अकाउंटिंग वाला पार्ट कैसे होता है, क्योंकि उसके बेस पर ही हमारा एक छोटा सा पॉइंट आता है क्वेश्चन में जिसमें आपको दिक्कत आती है, तो वो मेरे को समझाना पड़ता है। ठीक है, ना समझाऊं तो वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे, बट स्टिल मेरे को दिल से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जरूर बताता हूं। सुनिए बेटा, मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी है, whosoever it is, सबसे पहले वो कंपनी क्या करेगी? सर सबसे पहले एक कंपनी जब कोई भी बिजनेस करती है वो अपना इनवॉइस रेज करेगी। तो एक कंपनी ने अपना बिल रेज करा, लेट सपोज उन्होंने बेटा बिल रेज करा मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई मिस्टर वाई को उन्होंने अपना इनवॉइस भेज दिया कि लो जी मिस्टर वाई जी, ये हमने आपके लिए बिल बनाया है, आपके लिए हमने काम करा था तो उसका बिल है। अंदाजे से ले लेते हैं बेटा 1000 रुपए का इनवॉइस था, एक जस्ट रैंडम फिगर्स ले रहा हूं। अब ये तो आ गया सबसे पहले, हमने कहा ठीक है। अब मिस्टर वाई क्या करेंगे? मिस्टर वाई इसके बदले बेटा पेमेंट देंगे। ठीक है, तो यानी कि अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इनवॉइस। अब इसके बदले हमारे मिस्टर वाई इनको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो मिस्टर वाई जब इन्हें पेमेंट करेंगे तो बेटा वो एंट्री क्या बनेगी? अब हमारी कंपनी में तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। लेट सपोज 950 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अब मिस्टर वाई जब भी पेमेंट करेंगे बेटा वो तो टीडीएस काट के करेंगे, तो उन्होंने क्या लगा दिया बेटा? टीडीएस। अब हम जनरली जब मैं करता था काम तो मैं क्या करता था, मैं टीडीएस के आगे ईयर जरूर लिखता था, ये कौन से साल का है, क्योंकि इतने सारे टीडीएस होते हैं भाई, अलग अलग साल के भी होते हैं। तो मैंने लिख दिया भाई 23-24 का टीडीएस है, तो मान लो मिस्टर वाई ने 50 रुपए का टीडीएस काट लिया, और ये सारे बेटा क्या हो गए? टू मिस्टर वाई अकाउंट। तो मिस्टर वाई से हमें 1000 रुपए पूरे के पूरे रिकवर हो गए। बट ये रिकवर कैसे हुए? 950 हमारे बैंक में आए हैं और 50 रुपए का मिस्टर वाई ने हमारे से टीडीएस काट लिया। मैंने कहा ठीक है। ऐसे करके कंपनी बेटा और भी कस्टमर से इंटरेक्ट करके उनसे पैसे लेगी, टीडीएस जो भी आएगा। साथ साथ हमें यह भी पता है कि हमें क्या करना पड़ता है? एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो भाई मान लो हमारी कंपनी ने एडवांस टैक्स पे कर दिया। एडवांस टैक्स कितना पे करा? मान लेते हैं 100 रुपए का एडवांस टैक्स भी पे कर दिया। तो भाई अब वो पे करेंगे तो क्या करेंगे? तो एंट्री बन जाती है बेटा एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट। तो एडवांस टैक्स मैं तो इसके आगे भी लिख देता हूं, ये 23-24 का है। तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये पैसे बेटा हमारी सरकार को चले गए। मान लेते हैं बेटा 100 रुपीज का एडवांस टैक्स हमने पे कर दिया। ठीक है सर, एडवांस टैक्स भी चला गया। अब क्या होगा सर? ज्यादा से ज्यादा ये एंट्री कई बार रिपीट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा। इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये तो पूरे साल में हुआ।
अब आपको यह पता है हर कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करेगी, रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करेगी और उसके लिए वो अपनी बैलेंस शीट भी बनाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। भाई बैलेंस शीट बनती कब है? तो सर बैलेंस शीट बनती है हमारी, बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट तो बनती है एज ऑन 31 मार्च। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, बट क्या ये 31 मार्च को बनती है? डेट तो इसमें 31 मार्च आती है, बट क्या ये 31 मार्च को बनती है? तो आंसर इज नो। बेटा 31 मार्च को तो कोई भी कुछ नहीं करता, वो तो कोई भी कुछ नहीं करता। तो ये बैलेंस शीट कब बनती है? सर ये बैलेंस शीट बनती है आफ्टर 31 मार्च। तो इसके लिए जो काम होता है वो सारा कब होता है? आफ्टर 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को ही नहीं बना देते बैलेंस शीट, बट डेट समय 31 मार्च वाली लेनी होती है। हमने कहा ठीक है। अब क्या होगा? अब बेटा हम कहेंगे आफ्टर 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 के बाद, ध्यान से सुन लेना, 1 अप्रैल 2024 के बाद मतलब 31 मार्च बीत चुकी है। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी का समय आ गया है एट टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब कंपनी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है। कंपनी कह रही है चलो हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। अब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए बेटा कंपनी क्या करेगी? इनकम टैक्स की रिटर्न जब फाइल करेगी तो कंपनी सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करेगी। तो कंपनी क्या करेगी? कैलकुलेट करेगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स कि भाई मेरे हिसाब से मेरा कितना टैक्स बनता है, मेरे हिसाब से मेरा कितना टैक्स बनता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मान लेते हैं बेटा कंपनी ने कहा कि मेरे हिसाब से जो टैक्स बनता है, लेट सपोज हमारे हिसाब से 250 रुपए का टैक्स बनता है, कि टोटल हमारा टैक्स जो है 250 रुपए का। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी भाई इसमें से मेरा टीडीएस कटा था 50 रुपए का, तो वो तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। फिर इसमें से मैंने कुछ एडवांस टैक्स भी पे कर दिया था 100 रुपए का, तो वो भी हम पे कर चुके हैं। या एक काम करते हैं, इसका ना नंबर चेंज कर लेते हैं, वरना सेम लगेगा, 240 कर लेते हैं। अब ये दोनों बेटा माइनस हो गए, यानी कि बैलेंस क्या बच गया? सर बैलेंस बच गया टैक्स टू बी पेड। ये वो टैक्स है जो अब आपको पे करना है सरकार को बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा, 150 माइनस करेंगे तो 90 रुपए बच गए। अब ये 90 रुपए की क्या कर दी जाएगी? पेमेंट कर दी जाएगी। अब ये बेटा क्या कर दिया जाएगा? पे। अब ये पे कब करा जाएगा? पे आफ्टर 1 अप्रैल 2024। कोई भी डेट होगी, हमें उससे मतलब नहीं है, बट ऑब्वियसली बेटा ये 1 अप्रैल 2024 के बाद होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? अब ये जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ना, ये एडवांस टैक्स है ना, टीडीएस है, तो इसकी जर्नल एंट्री जनरली ये बन जाती है, हम इसको करते हैं इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट और यहां पर लिख देते हैं एफआई। अगेन बेटा 23-24 से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है, डेट अगले साल में होगी तो लिखना जरूरी है, मैं तो ऐसे ही लिखता हूं हमेशा। तो ये वाला अकाउंट आपने क्या कर दिया? डेबिट, और ये पैसा आपके बैंक से चला गया। कितना पैसा चला गया? 90 रुपए का चला गया। हमने कहा डन सर, ये वाली ट्रांजैक्शन भी अब आपकी कंप्लीट हो गई। हमने कहा ठीक है। अब इसके बाद हम रिटर्न फाइल कर देते हैं। रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाती है, वो उसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये रिटर्न कैसे भरी है, सही भरी है, गलत भरी है, क्या भरा है। अगर हमारी रिटर्न सब कुछ सही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर देगा? हमारी आईटीआर की प्रोसेसिंग कर देगा। आईटीआर की प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? वो कहेगा जी ओके एकदम परफेक्ट है, आपकी आईटीआर में कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल डन। अब जैसे ही आईटीआर प्रोसेस हो गई, अब क्या होगा? चलिए आईटीआर प्रोसेस की बात बाद में करते हैं, चलो पहले ये भी बता ही देता हूं। अब जैसे ही आईटीआर प्रोसेस हो गई तो क्या होगा बेटा? जो जो हमने सारे अकाउंट्स क्रिएट करे थे उन सबको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हमने 3 तो टैक्स पे कर दिए,
एक टीडीएस पे करा, एडवांस टैक्स करा, टैक्स टू बी पेड करा। मैंने कहा ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा क्या होता है। हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना कैलकुलेट करा, 240 रुपए का। ये कैलकुलेट कब करा है, कैलकुलेट करा है 1 अप्रैल के बाद। बट ये किस साल से रिलेटेड है, ये तो पिछले साल से रिलेटेड है। 1 अप्रैल के बाद करा 240, बट ये पिछले साल से है बेटा। इसकी एंट्री पास करी जाती है पिछले साल में। अब बैक डेट में जाकर हम इसकी एंट्री पास करते हैं। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, मेरे को पता है मेरा 240 रुपए का टैक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक अकाउंट बनाएंगे बेटा, जिसका नाम हो जाएगा, एक तो ये हमारा पहले तो एक्सपेंस हो गया जो P&L में डेबिट होगा। हम कहेंगे इनकम टैक्स FY 23-24 अकाउंट डेबिट 240 रुपए। अब ये अभी पे नहीं करा है, हम इसका क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो हम बनाएंगे बेटा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। तो ये आपकी बुक्स में इस तरीके से दिखता है, ये आपकी बुक्स में इस तरीके से दिखता है। अब ये वाली अगर मैं स्पेसिफिक एंट्री की बात करूं, ये वाली एंट्री, तो बेटा ये कब होती है, तो हम कहते हैं शो इन फाइनेंशियल्स। आप इसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ऑन 31 मार्च को ही। बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कैलकुलेशन एंड पासिंग ऑफ एंट्री हैपेंस आफ्टर 31 मार्च। प्रैक्टिकली इसकी एंट्री कैलकुलेशन सब कुछ कब होता है, 31 मार्च के बाद होता है। बट दिखाते इसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में है। अब मेरा प्रोविजन बन चुका है जो मैंने अभी पे नहीं करा, और मेरे P&L में खर्चा भी आ गया। हम कहते हैं ना P&L में डेबिट होता है टैक्स, तो ये वाला टैक्स P&L में डेबिट होता है। अब जब हमारी ITR प्रोसेस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो अब जितने अकाउंट से बेटा उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है आप बिल्कुल ओके हो जी। अब हमने सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2023-24, है ना। ये वाला हमारा एक अकाउंट बन गया। यानी कि हमने कहा था सरकार को कि 240 रुपए देने हैं, सरकार कह रही है डन 240 ही लेने हैं, 240 रुपए देने हैं, 240 हो गए। हमने कहा ठीक है। अब इसके बाद ये सारी एंट्रीज को क्लोज करा जाएगा। यानी कि हम कहेंगे सबसे पहले आप लोगे TDS, अब आपका ये सेट ऑफ हो जाएगा 50 रुपए। फिर आपने जो एडवांस टैक्स का लेजर क्रिएट करा था बेटा, वो भी आपका सेट ऑफ हो जाएगा, ये हो गया बेटा 100 रुपए का। और साथ साथ आपने इनकम टैक्स FY 2023-24 का एक पेमेंट करा था 90 रुपए का। अब आप देख लीजिए बेटा ये पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। नाउ दिस एंटायर थिंग गेट्स ऑफ। तो अब यहां पर आकर अगले साल में आपके सारे लेजर बेटा कंप्लीट हो गए। ये कब होता है, जब आपकी ITR बेटा प्रोसेस हो जाती है। जिस समय ITR प्रोसेस हो जाती है, मान लो डिपार्टमेंट कहता नहीं जी आपकी तो डिमांड ज्यादा है, डिपार्टमेंट कहता हमारे हिसाब से तो 250 है, तो ठीक है 10 रुपए का और खर्चा फिर आता, वो और पेमेंट करनी पड़ती है, आपका इनकम टैक्स और बढ़ जाता। खैर वो मेरा पार्ट नहीं है। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से सारा का सारा सिस्टम होता है। अब मेरा रोल ये है कि सर हमें ये समझना है, क्योंकि हम तो अपने वर्किंग कैपिटल पे फोकस कर रहे हैं, तो हमें यह समझना है इस टैक्स रिलेटेड मैटर से हमारी बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स पर इंपैक्ट आएगा। तो अगर मैं टैक्स रिलेटेड मैटर्स की बात करूं और अपनी बैलेंस शीट की बात करूं, तो मेरी बैलेंस शीट में एक होगा करंट एसेट्स और एक होगा करंट लायबिलिटी। तो मुझे यह देखना है मेरे कौन कौन से करंट एसेट्स आएंगे, कौन सी करंट लायबिलिटी। अगर मैं आपसे बोलूं पहले करंट एसेट्स, तो बेटा लॉजिकली है क्या क्या सर, एक 50 रुपए का TDS होगा और साथ साथ 100 रुपए का एडवांस टैक्स है। ये पैसे मुझे अभी मिलने हैं जो नहीं मिले, तो बेटा ये दोनों मेरे लिए क्या बन गए, ये दोनों मेरे लिए सबसे पहले क्या बन गए दोस्तों, ये दोनों के दोनों मेरे करंट एसेट्स बन गए जो अगली बार जाके सेट ऑफ होंगे। तो एक TDS और एक एडवांस टैक्स मेरी बैलेंस शीट में आएंगे। तो भाई यहां पर आ जाएगा हमारे पास TDS 50 रुपए का और साथ साथ हमारे पास आएगा एडवांस टैक्स 100 रुपए का। तो इसका मतलब 150 रुपए का तो ये हमारा पेड है।
₹150 का ये वाला मैटर पेड है। बदले में, इसके बदले हमने तो प्रोविजन ऑलरेडी बना दिया है 240 का। प्रोविजन इज अ करंट लायबिलिटी, तो यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये आ गया 240। अब आप चेक कर लो, 240 और 150, ₹90 आउटस्टैंडिंग आ गए टेक्निकली। और ये ₹90 जो आउटस्टैंडिंग है बेटा क्या बन जाते हैं, यही हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाते हैं। यही तो है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो हमने बाद में पे करा 31 मार्च के बाद, और यही बेटा हमारा सारा का सारा कार्यक्रम आपका सेट हो जाता है। आई होप अब पहले आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। रियली वेरी सॉरी, आई वोंट बी टेकिंग एनी डाउट्स, आई वोंट बी टेकिंग एनी डाउट्स। और ये जो आपकी बैलेंस शीट है, मेन इससे ये बताना था कि आपके बेटा करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लायबिलिटी क्या होती है। आपके करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लायबिलिटी क्या होती है, ये आपको यहां से मेन समझाना था। तो जो आपका टैक्स पेबल है वो एक तरह से आपका क्या बन गया, करंट लायबिलिटी एक्स्ट्रा हो गई, आपका सोर्स बन गया, आपका उधार है सरकार पे जो आपको अगले साल देना है। तो 31 मार्च को ये वाला जो पैसा है आपका क्या बन गया, वर्किंग कैपिटल या करंट लायबिलिटी का पार्ट आ गया। ठीक है जी, अब पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए अब आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट भी है अभी हमारे पास। चलिए पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, है ना। हाँ जी, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट से बेटा, इसको जल्दी से कॉपी, जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए प्लीज। करिए बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बेटा प्रैक्टिकल में क्या सीखोगे, सिखा तो दिया, और क्या सीखोगे अभी इसके अलावा। अब तुम कह रहे हो नहीं मैं तो सीख ही नहीं रहा, तो भाई वो आपकी इच्छा अनुसार है, सिखा तो दिया सब कुछ और इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ये चीज हमने तो भाई बहुत बाद में सीखी थी जो तुम्हें आज सीखने को मिल रही है। बट अब जिसको समझ में आएगी बात वो सीखेगा, जिसको नहीं आ रही कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चंस तो मैं करवा ही दूंगा, मैं ये पॉइंट ना बताता तब भी आपके क्वेश्चन हो जाते, बट लॉजिकली पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस और क्लैरिटी के साथ आपके पास हो। ठीक है ना। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा पहले यहां तक का काम सारा का सारा कंप्लीट हो गया होगा। क्या नहीं एक्सपेक्ट बेटा ये वाला पार्ट सारा का सारा कंप्लीट हो गया, जल्दी से बता दीजिए बेटा। ऑल डन है यहां तक का, जल्दी से प्लीज। जल्दी करिए बेटा कॉपी।
करिए बेटा जल्दी से कंप्लीट, फटाफट से कंप्लीट करिए। चलिए दोस्तों, हियर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। प्लीज यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा। अब आइए बेटा यहां पर देखते हैं। अब मैं आपके साथ चैप्टर का सेकंड पार्ट बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपके साथ चैप्टर का बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये सेकंड पार्ट क्या है, देखिए, अगर आपको याद हो, एक दोस्त था हमारा आरजे दोस्त ने मुझसे एक डाउट पूछा था। आपको मैंने क्लास में समझाया भी था डाउट कि सर हम जो अपनी कॉस्ट बनाते थे, वर्किंग नोट बनाते थे, हम उसमें स्टॉक क्यों नहीं लेते थे, हम उसमें स्टॉक का फंडा क्यों नहीं यूज करते थे, हम उस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में स्टॉक का कैलकुलेशन क्यों नहीं लेते थे। तो मैंने आपको यह बताया था कि दोस्त हमारे पास बेटा क्या था कि हमारा प्रोडक्शन का लेवल सेम रहता है, जिस वजह से हम ये मानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बेटा सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें दिमाग लगाना नहीं है। तो इस वजह से हमने अभी तक वो काम करा था। तो देखिए, हमने आपके साथ अभी तक क्या करा था, पहले वो समझते हैं। तो हमने आपके साथ अभी तक ये चीज पढ़ी कि भाई हमारे पास क्या होगा। हमने ये पढ़ा प्रोडक्शन रिमेन सेम। हम ये मान के चलते थे कि हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा एज ऑफ लास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर में था बिल्कुल वैसा रहेगा। तो इसका मतलब हमने ये इंटरप्रेट करा था, देयरफॉर लास्ट ईयर का बच्चा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो बराबर हो जाएगा
करंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक के और वो बराबर हो जाएगा करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक के। आई होप पहले बेटा इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। दिस वॉज द पॉइंट और द एजम्पशन जो हमने आपके साथ पहले भी पढ़ा था। तो सर अब क्या करेंगे? मैंने कहा देखो, मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है ये हमेशा ही रहेगा, दे माइट चेंज। तो अब समय आ गया है इसको बदलने का। तो अगर हमारी प्रोडक्शन चेंज हो जाए, अगर प्रोडक्शन बेटा हमारी चेंज हो जाए, मान लो पिछले साल 1000 यूनिट थी, इस बार 5000 यूनिट्स है, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स पे बदलाव आ जाए तो बताइए क्या हमारा स्टॉक में परिवर्तन आएगा? आएगा। तो अगर स्टॉक में परिवर्तन आएगा अब हमें उसे भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर स्टॉक विल चेंज। अब हमारे पास ये होगा कि हमारे स्टॉक के नंबर्स में बदलाव आएगा। तो अभी तक के जितने क्वेश्चन करे थे वो इस कैटेगरी में थे कि भाई अभी तक कोई चेंज नहीं होता था तो स्टॉक बराबर लेते नहीं थे, बट अब चेंज आएगा तो क्या करना है, ये अब आपके लिए नया चैलेंज है। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर बेटा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर जब हमारे स्टॉक में बदलाव आएगा तो हमें उसको कैसे एड्रेस करना है, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि अच्छा अब ये काम कर रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू बी अवेयर ऑफ दैट। अब हम पहले ये आपके साथ बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है, तो पहले आप जरा सा ये पार्ट बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये जो सामने लिखा हुआ है बस इतना सा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। प्लीज जल्दी से कर लीजिए ये छोटा सा पॉइंट कॉपी। हाँ जी बेटा जल्दी से कर लीजिए बेटा, छोटा सा पॉइंट कॉपी फटाफट, शाबाश करिए बेटा जल्दी से। हे प्रभु, करो बेटा जल्दी से कॉपी। हाँ जी दोस्तों डन हो गया है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, आर यू डन विद दिस? बता दो जी बता दो, क्या आपने ये कंप्लीट कर लिया? यस सर हमने कर लिया। मैंने कहा ओके अब मैं चलता हूं, फिर आगे कर लो सर आगे। हमने कब आपको रोका? मैंने कहा ओह माय गॉड। चलिए चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। डन। आ जाओ बेटा अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप कॉपी ना करें, बाकी आपकी मर्जी, आप साथ साथ करना चाहते हैं तो कर ले। मैं तो यही चाहूंगा क्लास के बाद आराम से अपने आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चल रहे हैं हम बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेट्स कुछ 8 क्वेश्चन, तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, हम वो क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब एक एक करके बेटा तसल्ली से पहले चीजें पढ़ते हैं। एसके लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। बेटा सबसे पहले ही मैं अटक गया, मैं तो अटक गया। क्यों अटक गए सर? बेटा न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? न्यू प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है कि भाई आपके पास ये क्या हो गया बेटा, आपके पास नया नया प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ओपनिंग होगा 0 और क्लोजिंग जो भी होगा हमें पता चल जाएगा। तो अब की बार यहीं से मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरे ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है। हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग में बेटा काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। हमने कहा ठीक है। आगे कहता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्लास्टिक कंपोनेंट, तो बेटा आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले पता चल गई। जनरली एग्जामिनर न्यू प्रोजेक्ट दे देगा या न्यू प्रोडक्ट दे देगा, फर्स्ट टाइम दे देगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। Following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units, which is the full capacity। ये कंपनी की बेटा फुल कैपेसिटी है। तो आपको बता दिया भाई मटेरियल लग रहा है, लेबर एंड एक्सपेंसेस हैं, ये आपके फिक्स्ड हैं, डेप्रिसिएशन है, फिक्स्ड एडमिन है। हमने कहा ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 96 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5 पर यूनिट है। फिर कहता है 80% ऑफ विच इज वेरिएबल, तो यानी कि बाकी का 20% बेटा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो गया, 80% वेरिएबल है। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी, तो ये आपको ईयर 1 का प्रोडक्शन और सेल्स का नंबर बता दिया, ईयर 2 का प्रोडक्शन और सेल्स का नंबर आपको बता दिया।
तो ये आपको बेटा सारे के सारे नंबर्स आपके लिए डिजाइन कर दिए गए हैं। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मटेरियल जो है वो इतना होगा, WIP 0 है, डेटर्स आपका 1 मंथ, कैश बता दिया, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वाले उधार हो गए बेटा, ऑल एक्सपेंसेस का उधार होगा। प्रिपेयर फॉर द 2 ईयर्स। अब आपको क्या बनाना है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, टैक्स नहीं लेना, फिर प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ WCM। देखो दोस्तों, अभी तक हम जो वर्किंग नोट में बनाते थे, सबसे पहले क्या, वी यूज टू प्रिपेयर अवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब वो कह रहे जी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपका मेन आंसर बनेगा, अब वो वर्किंग नोट में मत बनाना। नाउ दैट शुड बी अ मेन आंसर फॉर योर क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है सर, हम उसको मेन पार्ट में बना देंगे। चल देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं सबसे पहले तो आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप सबसे पहले अपने स्टॉक के डेटा को प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई कर लें। सर सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? मैंने कहा चलिए, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपके पास जो आपका स्टॉक है ना, उसे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिख दे। सर प्रेजेंटेशन बोले तो, मैंने कहा बोले तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर आप लिखते हो आपका प्रोडक्शन, आप इसमें से माइनस कर दो, या तो सेल्स माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, या क्लोजिंग माइनस करके सेल्स निकाल लो, तो जो मर्जी कर लो। मेरे को सेल की यूनिट्स बेटा क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए मैं सेल माइनस करता हूं और अपने लिए अपना क्या निकाल लेता हूं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। मैं अपने लिए यहां से अपना क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स निकाल लेता हूं। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। चलो अब मैं यहां पर अपने डेटा ले लेता हूं बेटा। तो हमें बताया प्रोडक्शन है 6000 एंड 9000, तो भाई मैं पहले, अरे भाई गुस्सा मत हो यार, हाँ मैं पहले लिख देता हूं बेटा प्रोडक्शन है 6 और अगला है दोस्तों हमारे पास 9000। हमने कहा ठीक है सर, ये वाला डेटा हमारे सामने बेटा रेडी हो गया। सेल्स का नंबर हमारे पास है 5800, तो सेल्स का नंबर हो गया बेटा 5000 और 8500। अब देखो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, बच्चा यहीं पर सारी गड़बड़ करता है, अगर ये टेबल नहीं बनाएगा तो गड़बड़ होती है। अब क्योंकि हमारा नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ है, तो बेटा ओपनिंग तो 0 होगा। ओपनिंग बेटा हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा सर, आप लिख भी दो, मैंने कहा मैं लिख देता हूं, ये आपका न्यू प्रोजेक्ट है इसलिए 0 होगा। तो यानी कि यहां से आपका क्लोजिंग आ गया 1000। अब दोस्तों गड़बड़ यही होती है हमारे छात्रों की कि वो ये भूल जाते हैं बेटा ये क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग बनेगा, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है बस, ये क्लोजिंग को ओपनिंग बनाने में। अगर ये टेबल ना बनाओ तो ये कभी याद ही नहीं रहता, टेबल बनाओगे तो हमेशा के लिए क्लिक करेगा। तो यानी कि इस साल का जो क्लोजिंग होगा वो 1500 होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा गलती करते हैं, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो बेटा यही है। चलिए अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था बेटा फर्स्ट पार्ट में P&L बनाना है, तो चलिए मैं यहां पर फर्स्ट पार्ट अब आपके साथ स्टार्ट करता हूं। मैं अगर फर्स्ट पार्ट आपके साथ स्टार्ट करूं तो अभी तो देखना, अभी तो बहुत सारे पॉइंट है जहां पर आप बह जाओगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमें बनाना है, और इनफैक्ट प्रोजेक्टेड प्रॉफिट और लॉस हमारे को तो प्रोजेक्शंस के हिसाब से काम करना है कि भाई ये सब फ्यूचर का बन रहा है, सो दिस इज ऑल प्रोजेक्टेड। अब हमें बनाना भी बेटा दोनों साल का है, तो एक कॉलम हमारे पास बनेगा सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर्स, फिर 2 ईयर का डेटा है, तो एक हम बना देते हैं हमारा ईयर 1 और एक बना देते हैं बेटा ईयर 2। मैं इसको कॉलमनर फॉर्म में बेटा हम यहां पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मैं कॉलमनर फॉर्म बनाऊं तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स का डेटा बेटा रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं एक एक करके बेटा अपने सारे आइटम्स को स्टार्ट करता हूं। अब प्लीज थोड़ा मेरी बातों पे सुनिएगा, फोकस करिएगा।
बेटा अब देखो ये बात तो मुझे समझ में आ गई, हमारे ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होंगे, तो ओपनिंग क्लोजिंग अगर डिफरेंट होंगे तो हमें उनको भी अब अपनी कॉस्ट शीट में एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहली आइटम आती है दोस्तों रॉ मटेरियल। तो अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, फिर हमारे पास आएगा दोस्तों रॉ मटेरियल का परचेजेस, और इसमें से माइनस हो जाएगा दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। जैसे ही ये तीनों आइटम एडजस्ट होंगी आपके पास निकल कर आ जाएगा यहां से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैंने कहा बात तो ठीक है। अब कृपया करके पूरा ध्यान यहां पर बेटा, क्योंकि नजर हटी और वहीं दुर्घटना घटी। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूं। तो हमें बताया गया रॉ मटेरियल है बेटा 40 रुपीज अ यूनिट। रॉ मटेरियल है 40 रुपीज अ यूनिट। अब ये कौन सी यूनिट्स पर लगेगा, तो सर आपको ये बात समझ में आती है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है या बाकी खर्चे हैं वो कौन से पर लगते हैं। हमने सीखा था सर अप टू सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो डेटा होता है वो सारा यूनिट्स प्रोड्यूस पर लगता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का डेटा सारा यूनिट्स प्रोड्यूस पर लगता है। तो इसका मतलब ये 40 रुपए बेटा इन पर लगेंगे। ये 40 रुपए ऑब्वियसली इन यूनिट्स पर खर्च हुआ प्रोडक्शन वाले पर। ये 40 रुपए इन यूनिट्स पर खर्च होके मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मुझे मिलेगा बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि इतना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम हुआ होगा। तो 40 रुपए ऑन 6000 एंड 9000। तो बेटा अगर मैं यहां पर करूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपए, 9000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपए। तो ये हमारा सबसे पहले बच्चा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आता है 2,40,000 और 9 चौक 36, 3,60,000। तो ये तो बेटा सबसे पहले हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नंबर आपके रेडी हो गए। अब सर इसके बेस पर काम कैसे करें, अब बाकी का डेटा कैसे निकलेगा, ये कहां जाएगा, ये क्या होगा। तो मैंने कहा चलिए अब जरा सुनते हैं बेटा कैसे होगा बाकी का डेटा। अगर हम बाकी डेटा की बात करें तो बताइए दोस्तों, हमें स्टॉक बताया गया कितना मेंटेन होगा, 2.25 मंथ का एवरेज कंजम्पशन। भाई 2.25 मंथ का एवरेज कंजम्पशन होगा। तो यानी कि जितना आपने इस्तेमाल करा बेटा उसका 2.25 लोगे। 2,40,000 पूरे साल का है तो डिवाइडेड बाय 12, मुझे 2.25 का चाहिए। यहां पर भी सेम हो जाएगा, 3,60,000 पूरे साल का है, मुझे 2.25 का चाहिए। सो ये मेरे सबसे पहले बेटा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएंगे। तो अगर हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे ये आता है दोस्तों 45,000, ऑब्वियसली ये माइनस में रहता है, और ये आता है बेटा 67,500। पहले इतनी बात समझ में आ गई बेटा। 12,000 था क्या जो 12,000 बोल रहे हैं, इसलिए कहता हूं बेटा क्वेश्चन पे फोकस करिए। 12,000 हमारी कैपेसिटी है भाई, जितना इस्तेमाल करेंगे जितने प्रोडक्शन करेंगे उसी पे ही तो खर्चा होगा। आप दिन में 15 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ते आप 9 घंटे हो, तो आपका जो यूज हो रहे हैं वो तो 9 आवर्स हो रहे हैं, बाकी के 6 घंटे बेटा वेस्ट हो रहे हैं। वो यहां पर भी हो रहा है सेम चीज, ठीक है। तो 12,000 तो नोशनल एक नंबर है, ठीक है जी, पहला पॉइंट। अब सर अगर और आगे बात करें, और आगे अगर हम चले तो हमें पता है ओपनिंग स्टॉक तो बेटा 0 है, हमें यह भी पता है ओपनिंग स्टॉक 0 है। तो यानी कि दोस्तों हमारा परचेजेस का नंबर वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर। हमारा परचेजेस का नंबर वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर।
तो अब बैलेंसिंग फिगर मतलब उल्टा चलना है, उल्टा चलेंगे तो सारे सिंबल भी रिवर्स। 240 और 45 मिलकर बन गए बेटा 285, यानी कि यहां पर परचेजेस आ गई, यहां पर कितनी परचेज हो जाएगी 360 प्लस 67 500, ये आता है 427 500। ये आता है दोस्तों अगेन हमारा बैलेंसिंग फिगर, और ये आता है बेटा 4,27,500। अब बच्चा कहता है यस सर 427,500। मैंने कहा हट पगले, यही तेरी गलती है, यही गलती है जो पेपर में तू करने वाला है, मैं तेरे को एडवांस में बता रहा हूं। कहता है क्यों सर? मैंने कहा भाई ईयर 1 में पहली बार कंपनी स्टार्ट हुई थी इसलिए ओपनिंग 0 था। भाई ईयर 2 का तो ये ओपनिंग इधर जाएगा, पिछली बार का क्लोजिंग तो अगली बार का ओपनिंग बनेगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे 360 प्लस 67 500 माइनस 45,000, यानी कि यहां पर आपका परचेज आएगा 3,82,500। अब आपको पहले इतना मैटर बेटा समझ में आना चाहिए कि हमारा मटेरियल का कार्यक्रम किस प्रकार से यहां कंप्लीट हुआ, हाउ वी हैव डन और कंप्लीटेड विद द मटेरियल पार्ट। ये मटेरियल का रोल हमारा कैसे कैसे कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। चलिए मटेरियल के आगे चले तो अगला है लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 20 रुपए का। लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस है बेटा 20 रुपए का, तो अब हम इसको ट्रीट कर लेते हैं, इसका कोई स्टॉक वगैरह तो होता नहीं है और सीधा बेटा यूनिट्स कंज्यूम्ड पर लग जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस ये है बेटा 20 रुपए का, तो दिस वुड बिकम 6,000 इंटू 20 and this would become 9,000 into 20. So if we calculate, this is 1,20,000 and this is 1,80,000. लो जी, ये आपके पास एक और डेटा भी रेडी हो गया। फिर इसके बाद अगली आइटम बोलिए बेटा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 रुपए। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं हमारे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो हैं दोस्तों 6 रुपए। तो अब 6 रुपए बेटा कैसे लगेंगे? तो सर सिंपल है 6,000 इंटू 6 और 9,000 इंटू 6। बताइए बेटा कितना कितना आ रहा है, सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस। जल्दी से बता दीजिए बेटा। हाँ जी, यहां तक आपको मेरे ख्याल से अब सारी बात बेटा क्लियर होनी चाहिए। यहां तक अब आपके मन में कोई डाउट और कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज आप पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट है यहां तक तो आप प्लीज पहले पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर मेन पॉइंट पर। देखो बेटा यही आप करते हो पेपर के अंदर जल्दी जल्दी में जो मैंने यहां करा है। दिस इज द सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू इन द एग्जाम। बिल्कुल सेम डिट्टो यही चिपकाने वाले हो आप, बिल्कुल सेम डिट्टो बेटा यही चिपकाने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा ये है गलत। सर क्यों गलत है? मैंने कहा बेटा सुनिए, ये कौन से नेचर के खर्चे हैं? फिक्स्ड नेचर के। ये कॉस्टिंग में बहुत बार पॉइंट बता चुका हूं, ये फिक्स्ड नेचर के खर्चे हैं और ये पर यूनिट गिवन है। फिक्स्ड नेचर के खर्चे और ये पर यूनिट गिवन है। तो बेटा बताइए क्या होता है, जब भी फिक्स्ड वाले होते हैं और पर यूनिट होते हैं तो जिस लेवल पर गिवन है उसी लेवल से मल्टीप्लाई होंगे। जिस लेवल पर गिवन है उसी लेवल से मल्टीप्लाई होंगे। ये बेटा 6,000 और 9,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बेटा आपका कंप्लीटली 12,000 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख लीजिए फिक्स्ड नेचर का, फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, इट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स। तो देखिए अब ये बिल्कुल दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट। सर वेरिएबल में क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा वेरिएबल तो चेंज होते रहती है यूनिट्स के हिसाब से, तो उनको तो बदलना पड़ेगा, उनको तो बदलना पड़ेगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई। फिर आपको बोला गया भाई डेप्रीसिएशन है 10 रुपए का, तो बेटा 10 रुपए का डेप्रीसिएशन है वो भी यहीं पर ले लेते हैं। तो अब हम लेते हैं डेप्रीसिएशन, हमें तो टोटल बेसिस पर निकालना होता है और P&L में तो सब आता है।
अब डेप्रीसिएशन बेटा 10 रुपए का है, अगेन ये फिक्स्ड एलिमेंट है, तो ये भी आपका 12,000 के हिसाब से ही लगेगा। यानी कि दोस्तों ये आ गया आपके पास 1,20,000, 1,20,000, लो जी दोनों में आ गया। नेक्स्ट अगला क्या होता है बेटा, अगला आपके पास है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगेन बेटा ये फिक्स्ड है। अब ये है बेटा 4 रुपए और ये आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट में जोड़ा हुआ है, ये आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट में जोड़ा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये भी कौन सा हो गया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला हो गया, तो हम इसको सीओपी में ही ऐड कर देंगे। लीजिए ये आ गया फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आपके पास डेटा है 4 रुपए यूनिट, तो बेटा ये कितना हो जाएगा सर, ये आएगा 48,000 और ये भी आ जाएगा 48,000। तो ये आपके पास बन गया बेटा कितना सर, ये बन गया 12,000 इंटू 4 और यहां भी बनेगा 12,000 इंटू 4। आई होप पहले बेटा बात और मैटर यहां तक का क्लियर हो गया। दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये अब आपको पूरा क्लियर होगा। यहां तक का अगर हम कर दे दोस्तों टोटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, अब आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं यहां से टोटल करूं 240, 120, 72, 120 और 48, तो ये आता है दोस्तों हमारे पास 6 लाख रुपीस का, और 360, 180, 72, 120 और 48 ये आता है बेटा 6,80,000 रुपीज। तो ये हमारे पास सबसे पहले बेटा दोनों के सीओपी आ गए, ये हमारे पास सबसे पहले बेटा दोनों के सीओपी आपके पास आ गए। हमने कहा ठीक है सर। अब सीओपी के बाद किसकी बारी आती है, अच्छा गलत है क्या, 780 आ रहा है क्या, मैंने गलत कर दिया क्या, एक मिनट रुको बेटा, हाँ सॉरी ये 780 है, मैंने गलत लिख दिया, माय मिस्टेक। लो जी अच्छा जी, अब इसके बाद बारी आएगी हमारे फिनिश्ड गुड स्टॉक की। अब बारी आएगी बेटा हमारे फिनिश्ड गुड्स स्टॉक की। तो अगर हम फिनिश्ड गुड स्टॉक पर चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, माइनस हो जाएगा दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स। ये दोनों बच्चा हमारे पास एडजस्ट होंगे। वंस दीज टू नंबर्स आर एडजस्टेड, तो अपने पास बच्चा यहां पर निकल कर आएगा हमारा COGS। हमने कहा ठीक है सर। आइए बेटा अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहां तो नील आएगा बेटा क्योंकि नया प्रोजेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, सीओपी के बेस पर 6 लाख यूनिट से 6 लाख रुपए का खर्चा करा, ये 6 लाख रुपए का खर्चा करा टू मैन्युफैक्चर 6,000 यूनिट्स और उसमें से 1,000 बचाना है। तो भाई लॉजिकली 6 लाख रुपए 6,000 यूनिट्स का है, मुझे 1,000 यूनिट्स का डेटा चाहिए। सो दिस वुड बिकम योर 1 लाख रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस, तो आपके पास COGS आ गया बेटा 5 लाख का। सिमिलरली इधर की बात करते हैं, ये 9,000 यूनिट्स का खर्चा है जिसमें से मुझे 1,500 चाहिए। तो भाई यहां पर हम क्या कहेंगे सर, 7,80,000 इज फॉर 9,000 यूनिट्स और मुझे बच्चा 1,500 यूनिट्स का खर्चा चाहिए। तो 780 को करेंगे, ये आता है दोस्तों 1,30,000 रुपीज। अब फिर से बात याद रखना बेटा कि ये वाला जो क्लोजिंग है वो बेटा अगली बार का क्या बनेगा, ओपनिंग। भूल ना जाना भाई इसको, यही गड़बड़ वाले पॉइंट होते हैं आपके पास। तो यानी कि यहां पर बच गया फाइनली 7,50,000। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, यहां तक की यहां तक का पहले तो मैटर बेटा क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करने के लिए COGS एक बार दोबारा से लिख रहा हूं ताकि मेरे को अगले पेज पर कंटिन्यूएशन का मैटर मिल जाए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बेटा आपके साथ नेक्स्ट COGS के बाद। COGS के बाद अब एग्जामिनर ने हमें बोले थे बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें बोला था ये 5 रुपए यूनिट है और इसका 80% वेरिएबल है।
इसका 80% वेरिएबल है। हमने कहा ठीक है सर, इसका 80% वेरिएबल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये होगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और बाकी आपके पास आएंगे फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। बेटा दो प्रकार के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अब जो वेरिएबल वाले हैं वो कितने हैं सर? 5 रुपए का प्राइस है, 80% है, और यहां भी 5 रुपए का 80% है। इंपॉर्टेंट चीज सर, ये लगेंगे किस पर? सर ये लगेंगे यूनिट्स सोल्ड पर। सेलिंग एक्सपेंसिव या सीओजीएस के बाद सब कुछ आता है यूनिट सोल्ड पर। तो यहां पर है दोस्तों 5000 और 8500। तो भाई ये अप्लाई होंगे 5000 पर और ये अप्लाई होंगे 8500 पर। सो दिस विल गिव अस द आंसर बच्चा। ये आता है 20000 और इधर वाला आता है 34,000। दिस बिकम्स द वैल्यू बेटा। अब बात करते हैं फिक्स्ड वाले की। फिक्स्ड वाले बेटा कितने? सर ये होगा 5 का 20% और ये भी होगा 5 का 20%, यानी कि 1 रुपए। अब ये कौन सी यूनिट्स पर? तो अब देखो गड़बड़ मत करना भाई, ये लगेंगे किस पर? नहीं बताया नालायक बेटा, ये 12,000 पर ही लगेंगे भाई। फिक्स्ड वाला जिस लेवल पर गिवन है उसी लेवल पर निकलेगा। अभी समझाई थी ये बात। तो फाइनली दोस्तों अब हमारे पास ये सारा मैटर डन हो गया। ये सारा मैटर डन होने के बाद वी हैव गॉट अवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 5,32,000 एंड दिस इज 34,750 एंड 12। ये आता है बेटा 7,96,000। अब दोस्तों फाइनली बेटा हमारे पास क्या निकल जाएगा? फाइनली हमारे पास आएगा यहां से प्रॉफिट या लॉस एज द केस में भी, और हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी सेल्स के साथ। वी विल हैव अवर सेल्स का नंबर बेटा यहां पर, और ये टेक्निकली हमारे पास क्या निकलेगा? ये हमारा एक्चुअली में तो बैलेंसिंग फिगर है। अब सर सेल्स कितना है? तो सर 5,000 यूनिट्स बेचे हैं और यहां पर 8500 यूनिट्स को सेल करा है। सेलिंग प्राइस बेटा क्वेश्चन ने बता दिया था 96 रुपीज का है। सो वी कैन हैव अवर सेल्स। तो 96 के हिसाब से करेंगे, ये आता है दोस्तों 4,80,000, और इसमें यानी कि आपके पास 52,000 का बच्चा लॉस बन गया। और अगर हम इधर चलेंगे तो बेटा आपके पास आता है 8,16,000 और इसमें 796 को एडजस्ट करें तो आपके पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर आकर बेटा आपका सबसे पहले कॉस्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया कि आपके पास जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी है और कैसे कैसे कैलकुलेट हो रही है। आपके पास जो कॉस्ट है बेटा वो कितनी कितनी है और कैसे कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो यहां पर सबसे पहले हमने प्रॉफिट और लॉस का पूरा स्टेटमेंट बना दिया। एक हिस्सा तो डन हो गया। अब बच्चा कहता है सर इतना करने के बाद और भी कुछ करना था। मैंने कहा हट पगले, मेन काम तो और भी कुछ था। हमें बेटा WCM निकालना था, हमें तो वर्किंग कैपिटल निकालना है। अरे भाई, अरे ब्रो वो भी है? मैंने कहा हाँ ब्रो वो भी है। तो आइए बेटा अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट अब इसका बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सर? मैंने कहा अभी आप देख लेना कितना आसान होगा ये, क्योंकि हम बहुत सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब तो बस मुझे नंबर्स को कॉपी पेस्ट करना है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप देखो तो सही। तो पर्टिकुलर्स फिर हम बना लेते हैं बेटा ईयर 1, हम बना लेते हैं बेटा ईयर 1 और यहां पर हो जाएगा बेटा ईयर 2। ठीक है, चलिए आइए अब एक एक करके चलते हैं बेटा फटाफट से आपके साथ। जल्दी से बेटा एक एक करके चलते हैं आपके साथ, है ना। चलिए बेटा देखिए बेटा फटाफट से।
देखिए जरा फटाफट से पहले क्या बोलता है, हमें सबसे पहले चाहिए होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास पहले से पता है 45 और 67,500 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब तो बस मुझे उठा के वैल्यू डालनी है, एक 45 है और एक 67,500 है। तो लीजिए बेटा, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक है दोस्तों 45,000 और एक है 67,500। काम खत्म हो गया बेटा। लीजिए WIP क्वेश्चन ने बना कर दिया था, तो इसके बाद बारी आएगी दोस्तों फिनिश गुड्स के स्टॉक की। सर ये भी हम निकाल चुके हैं, ये देखिए 1 लाख और 1,30,000 पहले ही सारी कैलकुलेशन हम सेट कर चुके हैं। अब तो बस मुझे यहां पर नंबर पुट करनी है। तो ये बेटा 1 लाख और ये हो गया 1,30,000। काम खत्म। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारे डेटर्स की। मैंने कहा बिल्कुल सर, चलिए डेटर्स की बात कर लेते हैं। अब डेटर्स निकलते हैं कॉस्ट पर। यहां पर कॉस्ट बेटा ये रही, यहां पर ये रही। और डेटर्स के लिए आपको क्या बोला था, 1 महीने की सेल्स के डेटर्स है। हमने कहा ठीक है। तो बेटा अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा 5,32 1/12 और ये हो जाएगा 7,96,000 इंटू 1/12। काम हो गया बेटा खत्म, दैट्स ऑल। मैंने कहा था बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये है बेटा 44,333 और ये है आपके पास 66,333। लीजिए दोस्तों, ये आपके पास मैटर सॉल्व। डेटर्स के बाद बारी आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड के बारे में कुछ बोला नहीं, आउटस्टैंडिंग दिए हैं, ठीक है। हमें कैश दे दिया बेटा 10,000 रुपए का। तो लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं बेटा कैश का बैलेंस 10,000 और कैश का बैलेंस 10,000। दैट्स ऑल बेटा, काम हो गया खत्म। लीजिए तो ये हमारा सबसे पहले बेटा करंट एसेट्स तो यहां पर रेडी हो गए, खत्म हो गए बेटा। हाँ इतना ही है, सही सुना आपने। तो यहां पर बेटा सबसे पहले आपके पास आ गए करंट एसेट्स, मार्क कर देंगे बेटा ए। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो बेटा 45,000, ओ सॉरी हाँ, फिर आपके पास है बेटा 10,000 44,333, ये आता है बेटा 1,99,333, 67,500 130 10 66,333, ये आता है बेटा 2,73,833। तो आपके पास बेटा काम तैयार हो गया। अब बात रह गई बेटा हमारी करंट लायबिलिटी की। तो चलिए करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल 1 मंथ। अब ये परचेज का लेना है बेटा, याद रखना ये आपको परचेज का लेना है, परचेज का। तो भाई क्रेडिटर 1 मंथ परचेज पर है। सर इससे पहले परचेज क्यों नहीं लिया था, क्योंकि बेटा हम यही कर रहे थे, स्टॉक सेम है तो परचेज और कंजम्पशन बिल्कुल क्या होंगे, बराबर। तो वहां पर हमने इतना दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करा। बट यहां पर आपको बोला है भाई परचेज का डेटा है तो परचेज पर लेना है, तो 1 महीने की परचेज का लेना है। तो बताइए बेटा कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो बेटा कितना हो जाएगा बताइए जरा। तो मटेरियल आपका परचेज है 285 का और 382,500 का। तो 2,85,000 और 382,500, 285 और 382, और इसका कितना लेना है बेटा 1 महीने का। तो 285 382,500। लीजिए बेटा आपके पास आ जाएगा 282,500 इंटू 1/12 और 380, नहीं गलत लिख दिया ना मैंने, 285 है। हाँ रुको बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 285 है। भावुक हो गया, दोनों नंबर साथ साथ बोलते बोलते ना कंफ्यूजन हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं बेटा इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 2,85,000 को करेंगे, ये आता है 23,750। 382,500 को करेंगे तो ये आता है दोस्तों 31,875। आई होप पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सुनना बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 1 मंथ ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। अब कह रहे जितने भी खर्चे हैं ना सर, सबका 1 महीने का उधार मिलेगा। जितने भी खर्चे हैं सबका 1 महीने का उधार मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया यार, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर मैं यहां पर बात करूं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस की,
तो बेटा कैसे होगा बताइए। तो हमारे को 1 महीने का उधार मिलने वाला है। 1 महीने का उधार बेटा कौन कौन से खर्चों का, अब देखते हैं बेटा खर्चे कौन कौन से आएंगे। मेन लड़ाई इसमें यह है कि विच एक्सपेंसेस, क्या इसमें मटेरियल आएगा, क्या इसमें मटेरियल आएगा। सबसे पहला सवाल, क्या मटेरियल आएगा? तो आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसका तो ऑलरेडी अलग से हमने क्रेडिटर्स लिख लिए हैं, इसका उधार हमने अलग से लिख लिया है क्योंकि एग्जामिनर ने इसको सेपरेटली दिया था, तो ये तो अलग से आ चुका है, तो इसीलिए दोबारा नहीं आएगा। क्या लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस आएंगे? यस आएंगे, दोनों वाले आएंगे, दोनों में आएंगे। क्या फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे? क्या फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे? विल देयर बी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? बताइए बेटा, क्या फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग आएंगे? तो आंसर इज यस, ये आएंगे। आंसर इज यस बेटा। तो 120 भी आ रहा है, 72 भी आ रहा है, मैं लिखता जाता हूं बेटा साथ साथ। तो यहां पर एक नंबर आ रहा है 1,22,000, एक नंबर आ रहा है 72। कंपैरेटिवली उधर चलेंगे तो 180 और 72 है अभी तक का, तो यहां पर हो गया बेटा 180 प्लस 72, तो ये दो नंबर तो अपने पास सेट हो गए हैं। ठीक है, अगली आइटम पर चलते हैं। क्या डेप्रीसिएशन आएगा? बताओ बेटा, क्या डेप्रीसिएशन आएगा? तो आंसर इज नो। भाई डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश आइटम होती है, ये कैश तो होती नहीं है। ऑल्दो ये पार्ट ऑफ द कॉस्ट है, बट इसके बदले पैसे थोड़ी देने हैं जो इसका उधार मिलेगा। इवन इफ वी इंक्लूड इट इन द कॉस्ट, हमने कॉस्ट में जोड़ दिया, कंज्यूमर से ले लेंगे, सब कर लेंगे, बट इसके बदले पैसे तो देने ही नहीं है किसी को, तो इसका उधार कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि बेटा ये नॉन कैश आइटम है, ये नॉन कैश आइटम है। अब तो इतनी बार पढ़ चुके हो, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, विल नॉट टू बी टेकन केयर इवन इफ वी हैव इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, बट इसको बेटा अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है जी। फिर क्या फिक्स्ड एडमिन आएंगे? यस, 48,000 के बेटा दोनों आएंगे। तो मेन पॉइंट अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इसके अंदर मेन पॉइंट बेटा यही था कि आपको बेटा डेप्रीसिएशन नहीं लेना, क्योंकि जनरली बच्चे बेटा डेप्रीसिएशन जोड़ देते हैं, चाहे टोटल अप्रोच हो चाहे कैश कॉस्ट हो। भाई इधर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बेटा उधार थोड़ी मिलेगा, इसका कॉस्ट का पार्ट है, दैट्स फाइन, हमने क्वेश्चन टोटल बेसिस पर करा है, दैट्स फाइन, बट उसका उधार कभी नहीं मिलता। तो उधार नहीं मिलता तो इधर या आउटस्टैंडिंग खर्चों की लिस्ट में वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये सारी आइटम हमने कर ली। फिर तो स्टॉक की कैलकुलेशन थी, वो हम कर चुके हैं। वेरिएबल सेलिंग ये आएंगे, यस। फिक्स्ड सेलिंग आएंगे, तो 20/12 34/12, तो बेटा ये भी यहां पर जुड़ जाएगा, तो यहां पर जुड़ जाएगा 20,000 और 12,000, यहां पर जुड़ जाएगा बेटा 34,000 और आपके पास 12,000, तो ये आपकी कैलकुलेशंस बेटा एडअप हो गई। अब अगर हम यहां पर बात करें तो ये 1 महीने का उधार है, ये भी बेटा 1 महीने का उधार है, तो अगर इनकी कैलकुलेशंस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास टोटल आ जाएगा। तो अगर हम करेंगे 120 प्लस 72 48 20 और 12, तो बेटा ये आता है 272 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है 22,667। और इधर चलेंगे तो 180 72 48 34 और 12 और डिवाइडेड बाय 12, ये आता है बेटा 28,833। ये आपके पास बेटा कैलकुलेशंस के नंबर आपके रेडी हो गए, ये कैलकुलेशंस के नंबर आपके बेटा रेडी हो गए। अब मैं इन कैलकुलेशंस के हिसाब से चलूं तो मेरा करंट लायबिलिटी यहां पर रेडी हो गया बेटा। तो वी हैव करंट लायबिलिटी 7651 77 14 41 336 और ये 4, ये हो जाएगा, अलग अलग लिखा हुआ है भाई, प्लस करना बेटर है, गड़बड़ हो गई तो आंसर डिफरेंट आएंगे 6070। अब बेटा फाइनली हमारे पास क्या निकल जाएगा? फाइनली वी विल हैव आवर एनडब्ल्यूसी एज A - B,
तो भाई अगर मैं ये वाला करूं तो हमारे पास आता है इट्स अ 213125 और 19933346417, ये आता है बेटा 152,916। अब आपको पहले ये पूरी की पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा हमने किस प्रकार से करी है। हाँ जी बेटा, चलो जी बता दो बेटा, पहले यहां तक का मैटर आपको क्लियर हुआ है? हाँ जी दोस्तों, यहां तक का मैटर बेटा क्लियर हो गया पहले आपको कि हमने यहां पर कैसे कैसे सारा सारा काम कर दिया। हाउ वी हैव डन द एंटायर टास्क, हाउ वी हैव डन द एंटायर टास्क। बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, काफी सारे पॉइंट्स कवर करता हुआ क्वेश्चन। चलिए बेटा, यहां तक का पहले सारा का सारा मैटर मुद्दा एकदम क्लियर हो गया, बताओ। चलो बेटा, एक्सपेंसेस में सिंपल सी बात है, सारे खर्चे लेने हैं नॉन कैश को छोड़ के। तो जितने भी नॉन कैश वाली आइटम है उनको छोड़कर बाकी आपको सबको लेना है। दैट इज द सिंपल आंसर। आपको बेटा नॉन कैश छोड़ के सबको लेना है। बेटा फिनिश गुड्स का डेटा मंथ में नहीं है क्योंकि वो यूनिट्स के बेस पर चलता है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, यहां पर आपको फिनिश गुड्स के बारे में बोला ही नहीं था, यहां पर आपको बोला ही नहीं था। तो जब बोला ही नहीं था तो बेटा हम काम करेंगे ही नहीं, है ना। चलो अब पहले बेटा इतना पॉइंट समझ में आ गया, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है जी। चलो यहां तक का पहले बेटा सारा का सारा मैटर क्लियर बता दो जी। एवरीवन क्लियर अप टू दिस लेवल, बता दो बेटा। डेप्रीसिएशन 12,000 पर इसलिए आया क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, डेप्रीसिएशन इज अ फिक्स्ड। तो डेप्रीसिएशन जब फिक्स्ड होता है तो आपको फिक्स्ड ही लेना है, काम खत्म, ठीक है। मैटर क्लोज है यहां तक का। बेटा कैसी कैसी बातें करते हो रोहित भाई, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। कह रहे डेप्रिसिएशन का पैसा निकाल के बैंक में जमा कर दिया, उस पर रिटर्न आ रहा है। भाई कैसी बातें कर रहे हो, डेप्रिसिएशन एक नोशनल कॉस्ट होती है भाई, बेसिक पॉइंट्स हैं ये तो, ठीक है। चलो अब पहले बेटा यहां तक का सारा मैटर क्लोज है आपका, जल्दी से मुझे बता दीजिए। यहां तक का सारा मैटर बेटा क्लोज है, आप जल्दी से बता दीजिए बेटा, है ना। चलो अब मैं बेटा आपके साथ थोड़ी चर्चा करता हूं, क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, अगला क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो उसमें अभी टाइम बचा नहीं है ना। तो अब हम पहले होमवर्क देख लेते हैं आज आपको क्या क्या दे सकते हैं। लेट्स सी होमवर्क क्या क्या है, ठीक है। लेट्स सी होमवर्क क्या क्या है बेटा आपके पास। देखिए बेटा, बड़े दुख के साथ सूचित करा जाता है कि आपके पास कोई होमवर्क नहीं है आज। बड़े ही दुख के साथ सूचित करा जाता है कि आपके पास आज कोई होमवर्क ही नहीं है। देयर इज नो होमवर्क, है ना। मतलब आज कोई होमवर्क ही नहीं बनता आपका, आज कोई होमवर्क ही नहीं बनता आपका, है ना। आज होमवर्क है ही नहीं बेटा, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे। आज आपका सिर्फ यही होमवर्क होगा बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव, है ना, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव कि भाई आप इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव। अगला क्वेश्चन मैं करवा नहीं सकता क्योंकि समय का खेद है, कोई बात नहीं बेटा। अब दोस्तों कल हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने की। वी विल ट्राई टू वाइंड दिस चैप्टर टुमारो। हम बेटा कल कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
हमारा कल ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाए, विल ट्राई, हो गया तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। अभी कल तो चलेगा ये चैप्टर, अभी इसमें कई सारे पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स बचे हैं इसमें अभी, तो हम कल देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए जाओ जी, अभी के लिए बाय बाय, अब कुछ और तो कर नहीं सकते, सो वी वुड से बाय बाय। हम मिलेंगे बेटा आपके पास कब, अब हम मिलेंगे आपसे 2:30 पर अपने एसएम के सेशन में आज, और कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे वर्किंग कैपिटल में सुबह, ठीक है। चलिए बाय बाय, जाओ जल्दी जाओ, आज जल्दी छुट्टी हो गई आपकी, है ना, आज जल्दी छुट्टी हो गई, जाओ बेटा बाय बाय।